बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैला, आज जल्दी ये दिहाड़ी लगा कर आ जाना। जानती है ना, तेरा अब्बा सुबह से भूखा है क्योंकि उसे आज सिर्फ गोश्त खाना है। और तेरे अलावा हमारा सहारा ही कौन है। मैंने माँ की आवाज़ को नज़रअंदाज किया और गुसलखाने की तरफ बढ़ गई, क्योंकि हर जुमेरात अम्मा का यही ढिंढोरा होता था कि बस आज जल्दी आ जाना और गोश्त भी लाना। क्योंकि मेरा अब्बा कमाता तो था नहीं, सारा दिन चारपाई तोड़ता और अपने सामने एक डब्बा सा टेलीविजन रखे नाच गाने सुनता था। मेरी माँ सारा दिन उसकी खिदमत करती और शाम के वक्त जाकर कूड़ा चुन लाती, जिससे हमारा कुछ ना कुछ सहारा तो बन ही जाता। हमें गरीब कहा जाए तो ये हमारे साथ ज्यादती होगी, क्योंकि हम गरीब कहीं से नहीं थे। हमें बस गरीब रहना था और ताउम्र अपनी इस गुर्बत को निभाना भी था। पहले सारी उम्र मेरी माँ ने फकीरनी बनकर ये घर चलाया, लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुई मुझे भी सड़कों पर लेकर निकल खड़ी हुई और मेरे नन्हे मुन्ने हाथों को फैलाकर मुझे मांगने का कहती। बस इसी तरह सड़कों की धूल सर में लिए मैं इतनी बड़ी हो गई कि अब इस तीन दीवारी घर का खाना पानी मेरी कमाई से चल रहा था। अब्बा तो पूरी हड हरामी करता, पहले अम्मा से भीख मंगवाई और अब मेरी बारी थी। जिस दिन मैं जाने से इनकार करती, उस दिन अब्बा मुझ पर कहर बनकर टूटता और मैं दुखते बदन पर तेल लगाकर फिर से सड़कों की धूल छानती। मुझे भीख बहुत ज्यादा मिलती थी और उसकी भी दो वजह थी। एक तो मैं खूबसूरत बहुत थी और दूसरा मैं सिग्नल पर मांगती थी। शाम के वक्त सारी भीख लाकर अब्बा की हथेली पर जमाती और फिर वो उस मेहनत की कमाई से जुए की बाजियां लगाता और अम्मा सारी रात टूटी दीवार की आड़ से उसकी राह तकती। कभी कभी तो वो खूब नशे में घर वापस आता और अम्मा उसे फिर भी बड़ी मोहब्बत से पेश आती। मैंने जैसे ही अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखे तो सबसे पहले एक जवारी का ही रिश्ता मेरे लिए आया, जो अब्बा के साथ पूरी रात जुए में उड़ाता था। अब्बा के मुताबिक फीका मोटी आसामी था और मेरी शादी उससे कर देनी चाहिए थी। बदले में वो अब्बा को अपना सारा कर्ज मुआफ कर रहा था और 2 लाख रुपए इजाफी दे रहा था। मगर तभी अम्मा के जरखेज दिमाग ने काम किया और अम्मा ने अब्बा को मना लिया कि मैं एक जवान लड़की हूं, घर से बाहर निकलकर भीख मांगूंगी तो एक भीख ज्यादा मिलेगी और दूसरा उसी पैसे से तुम कर्जा उतार देना और सारी उम्र की कमाई अलग, वरना फीके के 2 लाख रुपए कब तक चलेंगे। और ये बात अब्बा के दिमाग में आ गई। फिर मैं भी भीख मांगने बाकायदा तौर पर जाने लगी, जिससे हुआ ये कि जल्द ही फीका नीचे आता गया और मेरा अब्बा उन सबसे बड़ा नवाब बनता गया। यहाँ तक कि अब अब्बा के वही 2 नंबर यार उसे सेठ कहकर बुलाने लगे। उसी सेठी के चक्कर में अब्बा अपना सारा रुपया दोस्तों पर उड़ा देता और हमारे हिस्से में ताने आते। आज मुझे अम्मा की बात सुनकर बहुत गुस्सा चढ़ा कि कैसे बेटी को हर जुमेरात बता देती है कि आज तुम्हारे नशई और जवारी बाप ने गोश्त खाना है, तो जल्दी दिहाड़ी लगा कर आ जाना। ये सोचते मैंने चाय पीकर प्याली वापस रखी और मुंह धोने टूटी के करीब बढ़ी, मगर अम्मा ने हस्बे मामूल मुझे रोक लिया। लैला, तू कब समझेगी, इतनी साफ सुथरी बनकर मत जाया कर। धन्नो रानी, बस धुल गया मुंह, चल जा अब, निकल तू काम पर, और खबरदार जो बालों में कंघी की तो। अम्मा की तनबीह पर मैं पांव पटक कर घर से निकली और चलती गई, यहां तक कि मेरा सिग्नल जहां मैं रोज भीख मांगती थी वो भी पीछे रह गया और मैं बहुत दूर निकल आई। जब हवा संभले तो मैंने देखा वो शहर का वीरान सा इलाका था और बस वहीं से मेरी जिंदगी का नया रुख शुरू हो गया। मेरे साथ वो कुछ हुआ जिसके मुतालिक मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे तसव्वुरात में कभी था ही नहीं। मुझे लगता था कि भीख मांगो और एक दिन मर जाओ, बस यहाँ कहानी खत्म। मगर ऐसा नहीं था। मेरी कहानी तो शायद इस वीरान इलाके से दोबारा शुरू होनी थी, जहां मैं अपने हवासों से बेखबर झुंझुलाहट में पहुंची थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ पहली दफा क्यों आई हूं या मैं अब इसी जगह बार बार क्यों आऊंगी, मगर आने वाले वक्त ने मुझे ये सब कुछ किस तरह बावर करवाया।
आपको भी बताती चलूं। इस वीरानी में शायद इक्का दुक्का लोग थे, वरना वो जगह बहुत हैबतनाक और अजीब सी दिखाई पड़ रही थी। इस फिजा में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपने सांस में सिर्फ हवा अंदर नहीं ले जा रही, बल्कि कुछ और भी है, कुछ बहुत अनहोना सा जो मेरे साथ होने वाला है। उस अजीब से फंसों वाले माहौल को देखकर मैं घबरा गई, और घबराने पर मुझे इल्म हुआ कि अपने सिग्नल से मैं बहुत दूर निकल आई हूं। ये सोचकर मैं जैसे ही पलटी तो मेरी नज़र पीछे गन्ने के लहलहाते हुए खेतों पर पड़ी। मुझे गन्ने बचपन से ही बहुत पसंद थे, और जहां मैं गन्ने देखती बस उस जगह से मुझे कोई नहीं हिला सकता था। अब उन खेतों को देखकर मेरा दिल मचल उठा और मैं बेसाख्ता खेत में घुस गई। उस खेत के गन्ने बहुत तरोताज़ा और रसीले दिखाई दे रहे थे। चलो, अब सिग्नल से तो बहुत दूर निकल आई हूं, जरा देर गन्ने चूस लूं, फिर तो वही भीख ही मांगनी है। अपने दिल की ख्वाहिश पर अमल करते हुए उधर ही बनेरे पर पांव पसार कर बैठ गई और खेत में से एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उस जैसा गन्ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया था। मैं अक्सर ऐसे ही खेतों से गन्ने चुरा कर खाती रही थी, मगर वो गन्ना और उसका जायका मैं बयान नहीं कर सकती। एक ही गन्ना खाने के बाद मुझ पर गुनूदगी सवार होने लगी। मैं सोना तो नहीं चाहती थी, मगर गुनूदगी ऐसी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मगर इतने बेबस होते हुए हवासों के बावजूद मैंने एहतियात करते हुए उस जगह ओट ली जहां गन्ने ज्यादा थे और मैं किसी बाहर वाले को दिखाई नहीं दे सकती थी। वहां बैठते ही मुझ पर गहरी गुनूद की तारी हो गई। मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत खुला मैदान है और वहां बहुत से लंबे लंबे मर्द कबाएं पहनकर एक दायरे की सूरत में खड़े हैं। उनके दायरे को जैसे ही चीरते हुए आगे बढ़ो तो एक सूखे हुए दरख्त के साथ एक लड़की बंधी हुई थी, जिसे एक खूबसूरत मर्द रस्सियों से आजाद कर रहा था। और इस ख्वाब के बाद मेरी आंख खुल गई। दोपहर अपने उरूज पर थी और मुझे आज घर जल्दी वापस जाना था, सो मैं वहां से फटाफट उठी और सिग्नल पर अभी जाकर खड़ी ही हुई थी कि एक मर्द मुंह पर मफरल लपेटे मेरे पास आ गया और मेरी हथेली पर बहुत से नोट रख कर चला गया। मैं उसे अभी हैरत से देख ही रही थी कि अब्बा मुझे ढूंढता वहां पहुंच गया। लैला, तू अभी यहीं खड़ी है? चल मेरी धी, ये पैसे मुझे पकड़ा और तू घर जाके आराम कर, मैं गोश्त खुद ही ले आऊंगा। ये कहकर अब्बा ने मुझे घर भेज दिया, लेकिन मैं अभी तक उसी शाक में थी कि वो मर्द कौन था और क्यों मुझे इतने सारे नोट देकर। लेकिन ज्यादा देर मुझे उस पर गौर करने का मौका नहीं मिला और मेरे पीछे ही अब्बा गोश्त ले आया जो मुझे ही पकाना था। खाने पकवाने के बाद अब्बा ने सारा सालन एक बर्तन में मुंतकिल किया और तंदूर से रोटियां पकड़कर अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ाने चल दिया। पीछे मेरे और अम्मा के लिए सिर्फ वही सालन बचा जो देगची के पैंदे में लगा था। अम्मा ने भी रोटी खा ली, मगर मेरा दिल तो खाने का बिल्कुल नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब से वो गन्ना खाया था मेरी अजीब ही कैफियत हो गई थी। यहां तक कि भूख भी महसूस नहीं हो रही थी। खाना मैंने रात को भी न खाया और जल्द ही पड़कर सो गई। रात भर मेरे ख्वाबों में गन्ने ही आते रहे जिन्हें मैं तोड़ती हूं और दर्दनाक सजा मिलती है। रात भर मैं काफी मर्तबा डर कर उठी भी थी, मगर नींद इतनी ज्यादा हावी थी कि किसी बात को सवार नहीं किया और फिर से सो गई। अगली सुबह मैं उठी तो सर बहुत बोझल था। मैं उठकर गुस्ल खाने की जानिब बढ़ी तो रास्ते में अम्मा ने मुझे रोक लिया। लैला, ये खुशबू कहाँ से लगाई है? तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरा बाप घर है और तू खुशबू में नहाकर फिर रही है। अम्मा की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और गौर किया तो वाकई मुझसे बहुत तेज महक उठ रही थी। अम्मा मैंने नहीं लगाई, मुझे नहीं पता कैसे लग गई। मेरे उस जवाब पर तो अम्मा के सर पर लगी तलवों पर बुझी। अरे जा कमबख्त मारी, माँ के साथ मकर करती है, तुझे खुदा पूछेगा। अभी उनका गालम गलोच जारी था कि मैं जल्दी से गुस्ल खाने में घुस गई और रगड़ रगड़ कर नहाई, मगर वो खुशबू किसी तरह मुझसे दूर नहीं हो रही थी। आखिर थक हार कर मैं बाहर आ गई और टूटी सी चारपाई पर लेट कर हालात को समझने लगी। मैं पहले गन्ने के खेतों की तरफ गई और वहां से गन्ना खाया, फिर वापस आई
तो एक नौजवान ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। फिर मैं घर वापस आ गई और खाना खाए बगैर सो गई। लेकिन अब सुबह मुझसे खुशबू आ रही है। खराबी कहाँ पर है? अभी मैं इससे पहले मजीद सोचती अब्बा भी उठ गया और गालियां बकने लगा कि अभी तक मैं पड़ी चारपाई तोड़ रही हूं। बस उसके अताब से बचने के लिए मैं जल्दी से उठी और गीले बालों पर ही दुपट्टा डाले घर से बाहर निकल आई। अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं भीख मांगूं। मेरा दिल सजने संवरने और खूबसूरत कपड़े पहनने का करता था। मगर अफसोस किस्मत ने ऐसी जगह लापटखा था कि निजात मुमकिन नहीं थी। कुछ ही देर में सिग्नल पर खड़ी हुई, लेकिन मेरा दिल उचाट हो गया और ऐसे लगता था कोई अनजानी कुव्वत मुझे वहां से जाने को कह रही है। मगर आज अगर ना पैसे घर लेकर जाती तो मेरे घर वाले जरूर व जरूर मुझे बेच खाते। खैर, ना चाहते हुए भी मैं वहां खड़ी रही। मगर जल्द ही कुछ पैसे जमा हो गए तो मैं शाम तक रुकने की बजाय वहां से चल पड़ी। मेरा दिल घर जाने का भी नहीं कर रहा था। सो मैं चलते चलते दोबारा उसी वीराने इलाके में पहुंच गई जहां गन्ने के खूबसूरत खेत अपने होने का एहसास दिला रहे थे। मैं खेतों में घुस गई और टहलने लगी। मगर आज मैंने कोई गन्ना ना तोड़ा। बस मेरा घूमने का दिल कर रहा था। चलती चलती मैं खेतों के पिछवाड़े हिस्से में पहुंच गई तो वहां चंद एक झुग्गियां लगी हुई थी। अभी मैं मुड़ती कि उस झुग्गी में से एक खूबसूरत लंबी गोरी लड़की बाहर निकली और मेरा हाथ थाम लिया। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? यहां तक आ गई हो तो हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दो। मैं घबरा गई मगर कुछ ना बोली। चलो आ जाओ मेरे साथ, ये घर हमारे ही हैं और ये खेत भी। मैंने तुम्हें कल भी देखा था जब तुम गन्ना खा रही थी, मगर कल और आज में बहुत फर्क है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं बस सर झुकाकर उसके साथ एक झुग्गी की जानिब बढ़ गई। उस झुग्गी में सिर्फ जमीन पर कपड़ा बिछा हुआ था और बाकी वहां कोई एक चीज भी मौजूद नहीं थी। मैं बस चुपचाप वहां बैठी रही। जब वो लड़की दोबारा बोली, अरे कुछ बोलो तो सही, ऐसा करो अपना नाम बता दो। लेकिन रहने दो, तुम्हारा नाम मैं बताती हूं, क्या होगा? कुछ देर तो वो सोचती रही, फिर अचानक से बोली, तुम्हारा नाम लैला होना चाहिए। ये बात सुनकर मुझे सकता हो गया कि एक अनजान लड़की को मेरा नाम कैसे मालूम। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही और पूछ ही लिया कि मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? मेरा नाम राजन है। अब तुम तो मेरा सही नाम नहीं बता सकती ना? ये कहकर वो हंसने लगी। मैंने फिर से पूछा, लेकिन मेरा नाम कैसे मालूम है तुम्हें? अरे लैला, देखो तुम इतनी हसीन हो कि किसी को भी अपने इश्क में मजनू बना सकती हो, चाहे वो आम इंसान हो या कोई भी जिन। तो तुम्हारा नाम लैला ही हुआ ना? ये बात सुनकर मैं जरा ठटकी और पूछा, राजन तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? मुझे तो घर जाना था। नहीं, अब तुम कुछ देर मेरे साथ बैठकर बातें करो और मेरी सहेली बन जाओ। वादा, मैं तुम्हें रोज अपने गन्ने खुद खिलाया करूंगी। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे इल्म नहीं था कि पीछे ही तुम लोग रहते हो, वरना मैं जरूर पूछकर गन्ना लेती। इस बात पर राजन बोली, हाँ, जब पहले तुमने गन्ना तोड़ा था तो सब लोग बहुत आग बगोला हुए थे, क्योंकि हमारे खेतों से कोई कुछ भी चोरी नहीं करता। लेकिन फिर मेरे भाई ने सबका गुस्सा ठंडा कर दिया था। ये बात मुझे फिर से हैरत में डबोने के लिए काफी थी। क्या कहा था तुम्हारे भाई ने? कि कल तुम मुझ पर गन्ना तोड़ने की वजह से गुस्सा थी और आज दोस्ती करना चाहती हो? मैंने संभल कर पूछा। देखो लैला, बात ऐसी है कि हमारे खानदान का कोई शख्स झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं भी नहीं बोलूंगी। भाई ने सबसे कहा वो तुमसे मोहब्बत करते हैं और मेरे भाई हम सबके पसंदीदा हैं, इसलिए उनकी खातिर तुम्हारी गलती मुआफ कर दी गई, वरना तुम्हें बहुत सख्त सजा मिल सकती थी। लेकिन मैंने तो तुम्हारे भाई को कभी नहीं देखा। मेरे तजस्सुस ने फिर से सर उठाया। हाँ, मेरे भाई ने भी तुम्हें नहीं देखा था, लेकिन कल से देखा तो अभी तक दीवाने हुए पड़े हैं। बस इसीलिए आज मैंने तुमसे दोस्ती का सोचा। आज हमारे आबाई इलाके में कोई जश्न है और सब वहां हैं। इस वक्त सिर्फ यहाँ कवारियां ही हैं, क्योंकि यह रिवाज है।
उस जश्न में कमारियां शामिल नहीं होती। राजन की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी और मुझे डराने के लिए भी काफी थी। अच्छा राजन, मैं चलती हूँ, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैं बस वहां जाकर दोबारा कभी वहां वापस नहीं आना चाहती थी। लेकिन मेरे जाने से पहले राजन ने कुछ गन्ने मुझे एक बोरी में डाल कर दिए। ये ले जाओ और जी चाहे तुम बगैर पूछे यहां से गन्ने तोड़कर खा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से भाई ने ये खेत अच्छे दामों खरीद लिया है। अब ये तुम्हारा भी है और मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। उसके साथ रहकर तुम्हें कभी कोई परेशानी लाहक नहीं होगी। बस उससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं थी और मैं वो जबरदस्ती की थमाई बोरी कंधे पर रखे घर की जानिब चल पड़ी। घर पहुंची तो आज जाते ही पैसों की मुट्ठी माँ के बगैर मांगे उनके हाथ पर खोल दी। ये देखकर अम्मा को बड़ी खुशी हुई कि मैं सुधरती जा रही हूं, लेकिन मैं अपनी ही सोच में मुनहमिक थी तो किसी बात का ख्याल क्या करती। रात भर मैं राजन की बातें ही सोचती रही। भला कहाँ एक अच्छी खासी जमीन का मालिक और कहाँ मैं फकीरनी। मेरा और उसका क्या जोड़, और भला कोई मेरी खातिर क्यों खड़े खड़े तैयार फसल की जमीन खरीदेगा, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे उनके अताब से बचा सके। वैसे गन्ना खाना कोई ऐसा भी बड़ा गुनाह नहीं था जो दूसरे लोग मेरी जान के दर पे हो गए थे। यही बातें सोचते सोचते मैं कब सो गई मुझे इल्म न हुआ। लेकिन आधी रात को किसी अजीब एहसास से मेरी आंख खुली तो सामने सहन का बल्ब जल बुझ रहा था। ये आए रोज की कार है, इतना कहकर मैं बेफिक्री से दोबारा सोने लगी कि मुझे फिर से वही खुशबू आने लगी। इस मर्तबा खुशबू इतनी तेज थी कि यकदम मेरा सर घूमने लगा और मैंने सर अपने हाथों में थाम लिया। ना समझी की कैफियत में मैं बाहर की जाने बढ़ी, क्योंकि प्यास से गला खुश्क हो रहा था और रात को मैं पानी से भरा घड़ा कमरे में रखना भूल गई थी। लेकिन बाहर जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अलावा भी यहाँ कोई है, लेकिन कौन, ये नहीं समझ सकी। खैर किचन से पानी पीकर वापस आई तो घर की टूटी दीवार से मेरी नजर बाहर पड़ी, जहां कोई मर्द सफेद कपड़ों में मलबूस खड़ा था। लेकिन ऐसा सिर्फ एक लम्हे के लिए लगा, अगले लम्हे वहां कोई नहीं। मैंने आंखें झपकाकर दोबारा से देखा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। नींद का खुमार समझकर मैं वापस कमरे में जाकर लेटी और पल भर में ही सो गई। अगली सुबह इससे पहले कोई और अनहोनी होती, अब्बा सारे वादे कस्में भूल चुका था। वो रात को ही अम्मा को बता चुका था कि लैला के लिए मैं रिश्ता लाया हूं और हफ्ते के अंदर अंदर उसका ब्याह करना है। मगर ये बात मुझे नहीं बताई गई और अम्मा भी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि अब ही तो घर में अच्छी कमाई आने लगी थी और दिन रात वो गोश्त खाती थी, लेकिन अब्बा के सामने दम नहीं मार सकती थी। खैर इस बात को वो अपने तक ही रखे बैठी थी। जब अब्बा सुबह सवेरे एक मर्द और दो औरतों के लिए घर में दाखिल हो रहा था, दोनों औरतों का वजन बहुत ज्यादा था और वो चुस्त फिटिंग के कपड़े में फंसी हुई बड़ी मजे का खेज लग रही थी। ऊपर से मेकअप की जगह पता नहीं क्या अलम गलम चेहरे पर मल रखा था। नकली जेवर चढ़ाकर उनकी हालत तरस खाने वाली महसूस हो रही थी। दूसरी जानिब वो आदमी जो उनके साथ आया था वो भी किसी एलियन से कम नहीं था। काले रंग के फंसे हुए टू पीस में माल्टे रंग की शर्ट और पैरों में लाल जोगर पहने, एक नजर में तो सर्कस से भागा हुआ जोकर लगता था, मगर चेहरे की जानिब देखकर मस्कीन लगता था। पक्के रंग में सर से गंजा और चेहरे पर मस्कीन मुस्कुराहट लिए एक पल को तो मुझे भी हंसा गया। लैला जा अंदर और अपनी माँ को बाहर भेज। अब्बा के कहने पर मैंने तमाम सूरत हाल अम्मा के गोश गवार करा के उसे बाहर भेज दिया। अगले चंद ही लम्हों में उन मस्कीनों की आवभगत होने लगी। वो अब्बा जो उठकर खुद पर लिहाफ नहीं ओढ़ता था, आज भागा भागा उनके लिए पहले तो सोडे वाली बोतलें लाया, फिर हनीफ हलवाई की जलेबी और समोसे ले आया। इतनी देर में अम्मा उन मेहमानों के लिए चाय भी बना चुकी थी। मेरे लिए यह बात बड़ी गैर मुतवक्की थी कि हमारे घर कोई मेहमान आए और उसकी इतनी खातिर मदारत की जाए। खैर मैं भी मुस्कुराहट दबाए सब कुछ देखती रही। करीबन 2 घंटे बैठने के बाद वो औरतें अंदर कमरे में आईं और मेरी बलाएं लेती हुई
हाथ पर 2,000 रुपये रखकर चली गईं। मैं उन्हें हक्का बक्का देखती रही। अब ऐसी भी बच्ची नहीं थी जो उनके इस अंदाज को ना समझती। यानी मेरा रिश्ता तय हो गया था। ये बात दिमाग में आते ही भांबड़ चलने लगे और मुझे फिर वही भीनी भीनी खुशबू आने लगी। लेकिन फिलहाल मैंने इस पर गौर नहीं किया और हैरत से उन मेहमानों को जाते देखने लगी। कुछ देर बाद अम्मा कमरे में आई तो मैंने पूछा, अम्मा क्या इतनी भारी हो गई थी तुम पर, या ज्यादा कमाई नहीं दे रही थी? नहीं दी, तेरा अब्बा अब तुझे घर नहीं बैठा सकता और ये लोग बड़े अमीर हैं, तू खुश रहेगी। साफ लग रहा था कि वो भी इस सूरत हाल की हामी नहीं, सिर्फ अब्बा की वजह से चुप है। नहीं अम्मा, तू बता, क्या ज्यादती नहीं हो रही मेरे साथ? मैं अभी तक शॉक में थी और जान चुकी थी कि मेरा होने वाला दूल्हा कोई और नहीं, वही माल्टे रंग की शर्ट वाला पक्की उम्र का मर्द था। जो तेरे नसीब में है उन्हें नहीं बदल सकती। अम्मा लंबी सांस भरकर वहां से उठ गई और मेरे अंदर भांबड़ चलने लगे। कैसे आसानी से इन लोगों ने मुझे बोझ की तरह चंद पैसों की खातिर दूसरे के कंधे पर रख दिया था। मैं परेशानी से टहलने लगी मगर कुछ समझ नहीं आया। बिलाखिर मेरे पांव शल हो गए तो चारपाई पर पड़कर लेट गई कि जो होगा देखा जाएगा, मगर इस बुढ़े खूसट से मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। मुझे सोए कुछ ही देर हुई थी जब मैंने ख्वाब में एक खूबसूरत मर्द को देखा जो लंबा चोगा पहने मुझसे फासले पर खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था मगर ऐसा लगता था मैं उसे जानती हूं और वो मुझसे एक फासले पर होने के बावजूद मेरे बहुत करीब है। लेकिन ठीक उसी लम्हे वो आदमी मुझसे दूर होता जाता है और वहां रोशनी मौदूम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाती है। अचानक ही मैं डर कर हाथ पैर चलाती हूं तो जैसे परेशान होकर वो आदमी दोबारा वापस आ जाता है। बस उसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत हैरान थी कि ऐसा ख्वाब है, भला कोई मेरी वजह से क्यों परेशान होता फिरेगा। काफी देर मैं इसी ख्वाब पर गौर व फिक्र करती रही मगर फिर मेरी सोचें राजन की तरफ मुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि राजन का भाई मुझसे शादी कर ले? तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी इस बुढ़े से शादी की। अब मेरा दिमाग बिल्कुल नई नहज पर सोच रहा था। मुझे सच में वो सब एक ख्वाब की तरह लग रहा था कि कैसे कोई सचमुच कोई मुझसे मोहब्बत करने लगा हो और वो भी पहली ही नजर में, और मेरे लिए वो कुछ भी कर गुजरने का अज़म रखता हो, जिसको दूसरों की बातों से बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये सोचकर मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि कब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं एकदम से पुरसुकून हो गई। मेरा दिल चाहने लगा काश मैं आज भी राजन से मिलने जाऊं और उसके भाई के मुतल्लिक पूछूं। आज उन मेहमानों की आमद की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और फिर मुझे याद आया कि कल वहां से निकलते हुए मैंने पक्का इरादा किया था अब वहां वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरा जाने का दिल भी कर रहा था मगर अब शाम हो चुकी थी और ऐसा मुमकिन नहीं था। सो सुबह जाने का इरादा करके मैं चारपाई पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसी रात मैंने फिर वही खुशबू अपने नथनों में घुसते महसूस की तो हड़बड़ाकर उठ गई, क्योंकि उस रिश्ते वाली सूरत हाल में इस खुशबू को मैं बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी। अब मेरा यह जानना जरूरी हो गया था कि आखिर इस खुशबू का क्या मसला है और ये कहाँ से आती है और आखिर रात को ही इसकी महक इस कदर तेज क्यों हो जाती है। इन सब सवालात ने मुझे फिक्र में डाल दिया और मैं दूसरी चारपाई पर लेटी अम्मा को एक नज़र देखकर बाहर सहन में गई। उसी वक्त मुझे कल रात का वाकया भी पूरी जुजियात के साथ याद आ गया कि कल वहां एक आदमी खड़ा था मगर अगले ही पल वहां कोई नहीं था। मैं सोचने लगी कल की बात है, शायद मेरा वहम हो, लेकिन दिमाग कह रहा था वहां जरूर कोई था। उस दिन भी रात का वही वक्त था, खुशबू भी बहुत तेज उठ रही थी मगर उस वक्त वहां ना कोई इंसान था ना ही हौला। अपना वहम समझकर मैंने सर झटका और अंदर की जानब बढ़ने लगी जब दोबारा मुझे यही गुमान हुआ दीवार से बाहर कोई है। अब मैं हर हाल में राज तक पहुंचना चाहती थी, सो मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और
टूटी दीवार से सर बाहर निकाल कर झांकने लगी। तभी मुझे वो नजर आया जिसने उस दिन सिग्नल पर नोटों से भरी मुट्ठी मेरे हाथ पर खोल दी थी। वो लड़का आज भी मफरल लपेटे खड़ा था और मुझे देखते ही हमारी दीवार की ओट में हो गया। अरे भाई, कौन हो तुम? क्यों चोरों की तरह छुप रहे हो? मैंने सर बाहर निकाले हाँक लगाई। जानती थी कि वो लड़का भाग जाएगा। मुझे हैरत तब हुई जब वो चपाक से सामने आ गया। पहले तो मैं हड़बड़ाई, लेकिन फिर अबरू उचका कर पूछा, हाँ भाई, कौन हो तुम और आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जुर्रतमंदी से पूछा, हालांकि डर भी लग रहा था। जवाब में वो कुछ न बोला, बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं झुंझलाई और फिर से बोली, कोई काम है क्या? इस मर्तबा लड़के ने जवाब दे ही दिया, हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए पैसे लाया था, ये लो, और आइंदा भीख मत मांगना। इतना कहकर उस लड़के ने फिर से मुट्ठी में भरे नोट मेरी जानिब बढ़ाए, मगर मैंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें, और बगैर जाने कैसे पैसे ले लूं? मैंने अजीब सी कैफियत में सवाल पूछा। नहीं जानती तो हर्ज क्या है, जान जाओगी। और वैसे भी कौन सा जानकारी वाले लोगों से लेती थी, वो भी तो अजनबी थे। उस लड़के की बात पर पहले तो मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा, लेकिन फिर मैं बोली, हाँ तो अजनबियों से भीख खुद मांगती हूँ, मगर तुम मुझे अपने आप ही पैसे थमा रहे हो। ये नहीं लूंगी जब तक असल बात नहीं बताओगे। मेरी बात भी माकूल थी। सो वो लड़का चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, तुम ले लो ये पैसे, मैं तुम्हें हर हफ्ते ला कर दिया करूंगा, मगर तुम भीख ना मांगा करो। उसके लहजे में साफ मिन्नत झलक रही थी। नहीं, पहले वजह बताओ। मेरा इसरार भी जूं का तुं कायम था। अच्छा, आज ले लो पैसे, मैं अगली बार तुम्हें वजह भी बता दूंगा, और कल से सिग्नल पर खड़ी मत होना। उसने हिचकिचा कर बात मुकम्मल की। मुझे बहुत कुछ अजीब लग रहा था, मगर समझ नहीं आ रही थी क्या। अच्छा, तो घर वाले पूछेंगे नहीं ये पैसे कहाँ से आए? मैंने भी हकीकत पसंदी का मुजाहिरा किया। भला ऐसे कैसे किसी से कुछ भी ले लेती? तुम रोज चली जाया करना और घूम फिर कर वापिस आ जाया करना, मगर भीख मत मांगना। अब लड़के की बात पर मेरा दिल नर्म होने लगा, तो मैंने वो पैसे पकड़ लिए। जो भी था, थी तो मैं एक भिखारन ही ना, और ऐसे ही तो भीख ली जाती थी। मेरे पैसे पकड़ने पर वो यकदम पुरसुकून हो गया और वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे बहुत से सवाल अभी बाकी थे और उनका जवाब जाने बगैर मैं उसे नहीं जाने दे सकती थी। सो इससे पहले कि वो जाने के लिए मुड़ता, मैंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हें नाम से क्या मतलब? जो भी हो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है ना, तो ठीक है। अब जरा वो सख्त लहजे में बोला। सो मैं भी कंधे उचका कर रह गई, क्योंकि मेरा असल सवाल ये नहीं था, बल्कि असल बात मैं उसके बाद पूछने वाली थी। ये तो बस एक तरह से बात शुरू करने की कोशिश थी। कल तुम ही आए थे ना यहाँ? मेरा ये वाला सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि एक पल के लिए वो हैरान हुआ, फिर जैसे बात समझ में आ गई हो तो बोला, नहीं, मैं नहीं आया, मैं तो आज पहली बार यहाँ आया हूँ। उस लड़के की आंखों में छुपी सच्चाई ने मुझे इस बात का यकीन करने में मदद दी। और ये खुशबू, क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? मैंने अगला सवाल दागा। नहीं, मेरा लेना देना सिर्फ यहीं तक है कि तुम इन पैसों से अपनी जरूरियात पूरी करो और भीख मांगना छोड़ दो। बाकी ना मुझे किसी खुशबू का इल्म है, ना ही मैं कल यहाँ आया था, दो टोक लहजे में कहकर वो वहां से चला गया और मैं पीछे गुमसुम सी वो पैसे देखने लगी। उसके जाने के बाद मैं एक मर्तबा फिर से उलझ कर वापस कमरे में आ गई और चारपाई पर लेट गई। वो पैसे अभी तक मेरी मुट्ठी में बंधे थे और मेरा हाथ पसीने से तर होने लगा। काफी देर बाद मुझे ख्याल आया, कहीं वो राजन का भाई तो नहीं, जिसने मेरे एक गन्ने के बदले पूरा खेत खरीद लिया था और अब वो मेरी मोहब्बत में यहां तक खींचा चला आया है। ये सोचकर आप ही आप में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और मुझे बाकी रात के सोचने के लिए काफी सामान मिल चुका था। पूरी रात मैं सोती जागती कैफियत में रही और खुशबू फिर से मेरे हवासों से गायब हो गई थी। क्या मैं इतनी खुशकिस्मत थी? ये सोच सोच कर मुझे ऐसा लगा कि अब सचमुच मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अगली रोज मैं हस्बे मामूल उठी, लेकिन नाश्ता करने बैठ गई।
पहले मैं बगैर कुछ खाए पिए जल्दी घर से निकल जाती थी, मगर आज जानती थी मुझे कुछ कमाने की फिक्र नहीं, बस घूमना है, तो इसलिए पेट भर कर जाना चाहती थी। अम्मा ने मुझे चौकी खींचकर बैठते देखा तो टोके बगैर ना रह सकी। लैला, क्या हुआ? आज फिर नहीं भीख मांगने जाएगी तो क्या? घर कैसे चलेगा? अम्मा की ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी, जिसका मैंने इजहार भी कर दिया। अम्मा, तू मेरी माँ लगती ही नहीं है। तेरा दिल नहीं करता अपनी औलाद को नाश्ता करवा के घर से भेजे, मगर तूने करवाना तो क्या, शायद ही कभी पूछा भी हो। और तुझे अगर घर चलाने की इतनी ही फिक्र है तो इन पैसों से चला ले जो मेरे रिश्ते वाले दे गए। आखिर को वो भी तो मेरी ही वजह से इस घर में खर्च होंगे। अच्छा नहीं है जरा मैं भी इन पैसों की अय्याशी कर लूं? मैंने अम्मा को जला कटा जवाब देकर चाय प्याली में डाली और पापे खाने लगी। अरियो कलमुही, तू समझती क्या है? हम तुझे बेच थोड़ी रहे हैं, शादी भी तो करनी है ना तेरी, कभी ना कभी। बस हम तो अपने फर्ज से जान छुड़वा रहे थे। अम्मा तेज लहजे में बोली। अम्मा, तू भी जानती है कि कौन से फर्ज निभा रही है। पैसे के पुजारी हो तुम सब, और तुझे औलाद की फिक्र नहीं। फिक्र है तो सिर्फ उस शौहर की जो रोज तुझे एक बार कुट न लगाए तो अच्छा तुझे भी नहीं लगता। मेरा अच्छा भला मूड अम्मा की बातों की वजह से खराब हो चुका था, और अब मेरी जबान पर सिर्फ और सिर्फ अंगारे दहक रहे थे। चल जा, जो समझना है समझ। मुझे मेरे हाल पर छोड़कर अम्मा कमरे में चली गई, और मैं जानती थी कि ऐसा इसलिए हुआ है, उसके पास देने को कोई जवाब नहीं था। मैं भी सर झटक कर दोबारा से चाय पीने लगी, मगर उस बहस में चाय अब ठंडी हो चुकी थी। सो उठ गई और दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकल गई। आज मुझे दुनिया बहुत बदली बदली लग रही थी। ऐसी आज़ादी कभी नहीं देखी थी, जिसमें कमाने की फिक्र ना हो, ना ही कोई और झंझट, और साथ ही ये खुशगवार एहसास भी कि कोई आपका ख्याल करता है, आपसे मोहब्बत करता है। ऊपर से ये मोहब्बत भी एक नज़र देखकर होने वाली बात तो मुझे मज़ा ही दे गई। दुनिया को आज नए नज़रिए से देख रही थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर मेरे कदम खुद ब खुद राजन से मिलने के लिए मुड़ गए, और मैं कटी पतंग की तरह वीरान इलाके की तरफ बढ़ने लगी। वहां पहुंचकर देखा तो आज बड़ी रौनक थी। लगता था राजन के घर और कबीले वाले सब वापस आ गए हैं। पहले मैं थोड़ा हिचकिचाई, मगर फिर हिम्मत करके आगे बढ़ गई। आखिर को एक ना एक दिन तो इनसे मिलना था। ये एहसास बड़ा जानदार और खुशगवार था। वहां सब कबीले वाले बहुत लंबे लंबे थे। मुझे उनका कद मामूल से ज्यादा लंबा लग रहा था। उसके अलावा सब मुझे देखकर अपनी चहल पहल रोक चुके थे, जो कि मेरे लिए अजीब बात थी। खैर, मैं सबको नजरअंदाज करके आगे जाना चाहती थी, जब एक लड़का आगे बढ़ा और अपनी गरजदार आवाज में बोला, किससे मिलना चाहती हो लड़की? इससे पहले मैं कोई जवाब देती, खैमे में से राजन बाहर निकली और उस लड़के को घूर कर देखती मेरा हाथ थाम कर अपने साथ खैमे में ले गई। मगर अंदर दाखिल होने से पहले उसने अपनी अजीब बोली में कुछ ऐसा गुस्से से कहा कि सब लोग चुप हो गए, और वो लड़का हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। वो वही खैमा था जिसमें राजन पहली बार मुझे लेकर गई थी। मैं वहां बैठी तो वो भी बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई। तुमने बहुत अच्छा किया लैला कि चली आई, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। राजन के लहजे में कोई बुनावट नहीं थी, मगर इस बात को नजरअंदाज किए मैंने पूछा, ये अभी बाहर क्या हुआ था, और उस लड़के को तुमने क्या कहा? मेरे तजस्सुस पर वो धीरे से हंसी फिर कहने लगी, ये सब लोग तुम्हें नहीं जानते, बस कुछ ही जानते हैं, और तभी हैरत से देख रहे थे, क्योंकि हमारे कबीले में कभी कोई अनजान नहीं आया। मगर तुम खुशकिस्मत हो, और वो लड़का कबीले का ही है। उससे मैंने कहा, अगर रामन भाई को इल्म हुआ कि तुमने इस लड़की से कलाम किया है जिसे वो मोहब्बत करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसका अंजाम मैं बता सकूंगी। बस यही सुनकर वो डर गया और मुझसे माफी मांगने लगा। अच्छा, तो क्या तुम्हारे भाई बहुत ताकतवर हैं? मैंने इश्तियाक से पूछा, और उस वक्त मेरी नजरों में रात वाला मफलर भी लिपटा घूम गया। हाँ, ताकत वाले तो बहुत हैं, लेकिन
अच्छों के लिए बहुत अच्छे हैं, राजन मोहब्बत से बोली। फिर मैंने उसे कल वाली बात बताई कि शायद तुम्हारे भाई मेरे घर आए थे और मुझे पैसे देकर गए हैं। मगर ये सुनकर वो बहुत हैरान हुई और बोली, भाई तो कल सुबह से किसी काम के लिए गए हैं और वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, ऐसा मुमकिन नहीं कि वो आए हों। राजन अब परेशानी से मुझे देख रही थी और मुझे उलझन होने लगी। और रही बात खुशबू की जिसका जिक्र तुमने किया है, वो मेरे भाई की मोहब्बत की खुशबू है जो अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। राजन की बातें अजीब होती जा रही थी, मगर वो रुकी नहीं और बोलती चली गई। तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने यहां से गन्ना तोड़ा था तो तुम्हें क्या ख्वाब आया था? हाँ, मुझे याद है। बहुत से लोगों ने मुझे बांधा हुआ था। मैं एक ट्रांस की कैफियत में बोली और ख्याल ही नहीं किया भला राजन को यह सब कैसे इल्म हुआ। वो ख्वाब नहीं था बल्कि सचमुच तुम्हारे साथ वही हुआ था। लेकिन ऐन वक्त पर तुम्हें भाई ने बचा लिया। अगर वो ना बचाते तो आज तुम जिंदा ना होती। ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। भला एक गन्ने की चोरी पर जिंदगी लेना कहाँ का उसूल है? मेरा लहजा भी तीखा हो गया, मगर राजन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खुद से ही बोलती रही। भाई ने जब पहली बार तुम्हें वहां बंधे देखा तो उन्हें तुमसे इश्क हो गया और उसी वक्त उन्होंने पूरे खेत की कीमत चुका दी। फिर वो एक रात तुमसे मिलने भी गए थे। याद है तुम्हें परसों जब एक सफेद चोगे में किसी को देखा था तुमने? जरा देर के लिए वो रुकी। लैला ने भी तस्दीक में सर हिलाया। बस तभी एक मर्तबा वो मिलने गए थे तुम्हें, मगर जब तुम यहां से गई तो उसकी मोहब्बत की खुशबू तुम में रच बस गई। अब मुझे उसकी बातों से डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था गोया मैं किसी और दुनिया में आ गई हूं और ये सब इंसान ना हो। और भला राजन को वो सब कैसे इल्म? यही बात सोचती मैं इससे बहाना करके कबीले से बाहर निकलकर भागने लगी। अब मेरा डर बहुत शदीद होता जा रहा था। घर पहुंचकर अम्मा को पैसे पकड़ाने का भी याद नहीं रहा और मैं बिस्तर पर लेट गई। जब अम्मा खुद ही पैसे लेने आई, मैंने बेइख्तियारी से सारे पैसे ही उसकी हथेली में दे दिए। उस वक्त मैं भूल गई थी कि वो पैसे एक साथ नहीं बल्कि थोड़े थोड़े देने थे। वो मफरल वाला लड़का अब अगले हफ्ते आएगा। इतने सारे पैसे देखकर अम्मा की तो बाछें ही खिल गईं और वो मुझे कमरे में छोड़कर बाहर चली गई। उसी शाम अब्बा बड़े परेशान से घर में आए। मैं तो उन्हें बहुत कम बुलाती थी, मगर अम्मा को ही उनकी हर वक्त फिक्र खाए जाती। सो उनके पूछने पर अब्बा ने बताया कि वो बुढ़ा जिससे मेरा रिश्ता पक्का हुआ था मर गया है। ऐसा लगता है किसी चीज ने गर्दन दबोच कर मारा हो। गर्दन पर पंजों के निशानात के बारे में अब्बा बताने लगे तो मैं डर कर कमरे में आ गई। अब मेरा डर सवा सिर हो चुका था। जो भी हो रहा था या तो हो गलत रहा था या फिर मैं समझने की कोशिश नहीं कर रही और गलत फहमी का शिकार हो रही थी। उसी दौरान मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और मैं होशो हवास से बेगाना होती चली गई। मेरा बुखार तकरीबन हफ्ता भर रहा और उस दौरानिये में मुझ पर गशी के दौरे पड़ते रहे। ना मैं कुछ समझ पा रही थी ना ही होश में थी। हफ्ते बाद बुखार उतरा तो हल्की फुल्की कमजोरी रह गई बस। वो पहला दिन था। पूरे हफ्ते के बाद मैं होश में थी। रात को पानी के लिए बाहर गई तो फिर वही असाब पर हावी होने वाली तेज खुशबू मेरे इर्द गिर्द फैल गई। मगर वो कहते हैं ना, जब इंसान का डर खत्म हो जाए तो कोई डर नहीं रहता। सो उस बुखार ने मेरा भी सारा डर निचोड़ लिया था। अब मेरी यही कैफियत थी कि जो होगा देखा जाएगा। मुझे लगा बाहर कोई है। सो टूटी दीवार की ओट में वही मफरल वाला लड़का था जो मुझे देखकर एकदम सीधा हुआ। ये पैसे ले लो। बगैर किसी बात के उसने पैसे मेरी तरफ बढ़ाए, मगर मैं उसे खामोशी से देखती रही और पैसे लेने को हाथ भी आगे नहीं किया। क्या तुम राजन के भाई हो? मैंने पूछा। नहीं। उस लड़के ने बस एक लफ्जी जवाब देकर बात मुकम्मल की। हम हैं राजन के भाई। इतनी देर में तीसरी जानिब से एक बेइंतहा खूबसूरत लड़का सफेद चोगे में मेरे सामने आया। उसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया रही थीं, जिन्हें बचाने की खातिर एक पल के लिए मैंने मुंह छुपा लिया। कुछ देर बाद मेरी हालत दुरुस्त हुई तो मैंने दोबारा उसे देखा।
उस जैसा खूबसूरत मर्द मैंने कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? रामन ने मफलर वाले लड़के से पूछा। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इतना कहने की देर थी कि रामन का हाथ उसकी गर्दन तक गया और लड़के का मफलर खुलकर नीचे गिर पड़ा। वो भी खासा खूबसूरत लड़का था। अब सूरत हाल ये थी कि मेरे सामने दो खूबसूरत मर्द थे और मैं दोनों को नहीं जानती थी। हैरत इसमें यह थी कि दोनों ही मेरी खातिर वहां आए थे। तुमने मारा है ना उस बुढ़े को? यकदम मेरे दिमाग ने जमा तफरीक करना शुरू की। हाँ, हमने ही मारा था उसे, रामन ने गंभीर आवाज में कहा। तो अब इसे भी मार दोगे? मैंने डरते हुए पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाकर मेरे शक की तस्दीक की। तुम चाहते क्या हो? बिलाखिर मैंने पूछ लिया, क्योंकि रामन मुझे वो नहीं लग रहा था जो दिखाई दे रहा था। वो तो किसी और ही दुनिया का वासी लग रहा था। हम आपको चाहते हैं। लड़के को छोड़कर रामन ने मेरी जानिब रुख किया। तुम इंसान हो ना? अपने दिल में आया खदशा मैंने जबान पर जाहिर किया, जिसके जवाब में वो मुस्कुराकर सर फिर से हिलाने लगा। हम एक जिन है लैला बीबी, वही जिन जो आप पर आशिक है और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। अचानक ही वो खुशबूदार लहजे में बोला। इस बात पर मुझे डरना चाहिए था, मगर मेरे आसाब पहले से यकीनन मजबूत हो गए थे और मुझे हैरत ना जाने क्यों नहीं हो रही थी। तुम जानते हो हमारी शादी नहीं हो सकती। मैंने दो टोक लहजे में बात मुकम्मल की। तो फिर क्या है? दुनिया में क्या नहीं हो सकता? आप चाहें तो ये भी मुमकिन बना लेंगे हम। अब मेरा डर बहाल होने लगा। मेरा दिमाग मुझे बार बार यही बता रहा था कि इस वक्त मेरे सामने एक जिन खड़ा है, रामन। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। एक जिन से ना तो मैं मोहब्बत का ख्याल कर सकती हूँ, ना ही शादी। इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। ऊपर से तुमने उस आदमी की जान भी ली है, तो क्या मुझे एक कातिल से शादी करनी चाहिए? मैं जानती थी अगर तो मैं उसे अपनी बातों से कायल कर लूं तो कर लूं, वरना मेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आपको हम बाद में पूछते हैं, पहले इस आशिक की सुन लें। ये भी एक उम्मीदवार है जो रोज आपको सिग्नल पर देखता था और आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर घर तक चला आया और अब आपसे शादी करने का मुतमन्नी है। ये सुनकर मैं हैरत से दंग रह गई। या खुदाया, क्या माजरा है कि एक इंसान और जिन एक ही वक्त में मुझसे मोहब्बत के दावेदार बनकर आए हैं। मुझे कुछ इल्म नहीं, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैंने अटल लहजे में कहा। तो फिर अगर हम आपका रास्ता खाली कर दें तो आप इससे शादी कर लेंगी, मुझे यकीन है। रामन का लहजा पुरसुकून था। हाँ, कर लूंगी, क्योंकि कम अज कम वो जिन ज्यादा नहीं है। ये कहते हुए एक बार मेरा दिल पूरी कुव्वत से सुकड़ कर फैला। अगर हम इसे जिंदा ही न रहने दें तो फिर तो कोई जवाज नहीं होगा हमसे शादी ना करने का। रामन अभी भी पुरसुकून ही था, मगर मैं घबरा गई थी। तुम कुछ भी करोगे, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैंने अपनी बात दोहराई। तो फिर अपने एक आशिक की लाश देखने के लिए तैयार हो जाइए। इससे पहले वो दूसरे लड़के को फिर अपनी गिरफ्त में लेता, मैं फौरन से आगे बढ़ी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अभी कुछ देर पहले कहा था ना तुमने कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मगर हम आपको नहीं छोड़ सकते। वो शायद मेरा दिमाग पड़ चुका था। तुम उसे कुछ ना कहो और बख्श दो, लेकिन मैं तुमसे भी शादी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो तो मैं समझूंगी तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। ये बात उसे सोच में डाल चुकी थी। लैला, बेशक आप मेरा इश्क हैं, मगर हम जिनजादे अपनी बात से फिरते नहीं। ठीक है, मैं आपसे मोहब्बत की खातिर आपको छोड़ देता हूं, मगर इसको नहीं छोड़ सकता। तुम्हें यही खतरा है ना कि मैं इससे शादी कर लूंगी? तो वादा रहा, मैं इससे क्या किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मेरे वादे पर रामन एक लम्हे के लिए रुका और फिर हैरत ज़दा होकर पीछे मुड़ गया। अपना वादा याद रखिएगा, वरना सब जान से जाएंगे। ये रामन का आखिरी जुमला था, जिसके बाद वो वहां से गायब हो गया। फिर मैं शुक्र अदा करके मफरल वाले लड़के की जाने बढ़ी और उसे उठने में मदद दी। देखो, तुम जो भी हो, सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। जाओ, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ और मुझे भूल जाना। इतना कहने की देर थी कि वो लड़का भी डरा हुआ था।
वहां से फौरन टल गया और पीछे मैं वहीं दीवार से टेक लगा कर रोने लगी। आखिर जिंदगी कौन से मोड़ पर ले आई थी और आज जो कुछ हुआ था उसका यकीन अभी तक नहीं आता था। वहीं बैठे बैठे मैं सो गई और सुबह अम्मा ने कंधा हिलाकर उठाया तो बड़ी नक्काहत महसूस हुई। उस दिन के बाद पूरा महीना मेरा बुखार नहीं टूटा और जब टूटा तो मैं उसी पुराने सिग्नल पर खड़ी भीख मांग रही थी, वो आम सी भिखारन बनकर जिसकी जिंदगी कैसे अजीब मोड़ से मुड़ी थी। अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं सुबह सवेरे निकलती हूँ और शाम गए वापस मुड़ती हूँ। इतने पैसे होते हैं कि अम्मा अब्बा को एतराज का मौका नहीं मिलता, लेकिन इसके बदले में उन्हें बता चुकी हूँ कि उम्र भर शादी नहीं करूंगी। वैसे भी अब शादी करने का कोई फायदा नहीं था, मैं तो उस जिनजादे के इश्क में ही अपनी पूरी उम्र गुजार सकती थी। आज इस बात को 10 साल हो गए हैं, मगर ना ही वो लड़का दोबारा नजर आया, ना ही रामन। एक मर्तबा मैं उन खेतों की जानिब भी गई जहां से कहानी शुरू हुई थी, मगर वहां खेतों का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी जिंदगी आराम से कट रही थी। फिर मैंने एक ब्यूटी पार्लर में सफाई का काम शुरू कर लिया। वालिदैन मर चुके थे और अब मेरा छोटा सा एक घर है जहां मैं अकेली रहती हूँ और साथ मेरी बेटी भी है जो मुझे कूड़ेदान से मिली थी। अब उम्र गुजारने को कुछ तो सामान करना ही था। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। इतना अरसा गुजरने के बाद भी कभी कभार मुझे वो खुशबू महसूस होती है जैसे रामन अपनी मौजूदगी का इजहार कर रहा हो, मगर मैं वो खुशबू महसूस होते ही बेटी को लेकर कमरे से कहीं दूर चली जाती हूँ और बेखबर बनकर सो जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी जिंदगी ऐसे ही काटनी है, बहुत कुछ छुपाकर और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।